समूचे विश्व को शांति का प्रकाश देने वाले सूर्य को सादर नमन। सत्य, सर्वोदय, स्वराज की उस त्रिवेणी को सादर नमन। मजबूरियों को मजबूती में बदलने वाले सशक्त संघर्ष को सादर नमन। राजघाट को मानवता की कालजयी विरासत बनाने वाले वैष्णव जन को मेरा सादर नमन। महात्मा गांधी जी के तन मन धन से जनगण मन तक के सफर से जीवंत विश्व के सबसे महान लोकतंत्र के भाग्य विधाताओं और विभिन्न देशों से जुड़े मानवता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भूमिका शर्मा, गीता के ज्ञान के उद्गम स्थल हरियाणा की बेटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में कार्यरत, आज अपने शब्दों के माध्यम से महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। पूरी दुनिया के क्षितिज पर 1857 की क्रांति के पश्चात भारत की आजादी एक दम तोड़ती उम्मीद थी। ऐसे में उम्मीदों के सूरज का जन्म हुआ वर्ष 1869 में 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर में। कौन जानता था कि पोरबंदर के तटीय पाषाणों में खेलता यह नन्हा सा बालक मोहनदास एक दिन अमर पाषाणों का बुत बनकर पूरी दुनिया में अहिंसा और त्याग का पुजारी बन जाएगा। वर्ष 1888 से अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाले ज्ञान से लबरेज होते गांधी ने वर्ष 1915 में अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में भारत की आज़ादी का संघर्ष आरंभ किया। भारत को जानने निकले तो दहलीज के भीतर की रेंगती दुनिया में महिलाओं के सपनों को कुचलते हुए देखा, कुपोषण से बच्चों को मरते देखा, किसान कमेरे और मजदूर को शोषण की चक्की में पिसते देखा और आर्थिक असमानता की खाई की दूसरी ओर देखा तो पाया कि उनके महलों के विलासी अट्टहास की आंच में मेरे कच्चे घर की नन्ही हंसी जलती रही, नन्ही हंसी जलती रही। किंतु उस वक्त तक 1917 की रूसी क्रांति ने भारत के जमींदारों और पूंजीपतियों को यह भली भांति समझा दिया था कि यदि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को नहीं अपनाया तो उन्हें भारत में कबीले का कबूतर बनने में देर नहीं लगेगी। गांव और गरीब के हित के पर्याय बने महात्मा गांधी अपनी करुणा का जल बहाते हुए कहते थे कि एक अध भूखे राष्ट्र के पास ना कोई कला, ना कोई धर्म और ना ही कोई संगठन हो सकता है। चोरी चौरा कांड और मार्शल लॉ के कारण जब उपवास और अनुशासन से मजबूत गांधी ने असहयोग आंदोलन को ये कहते वापस लिया कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, उस वक्त बहुत से क्रांतिकारियों ने जो आजादी को प्रत्यक्ष देख रहे थे स्वयं को ठगा सा महसूस किया था। खिलाफत आंदोलन से प्रत्येक वर्ग को सन्मति का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी मात्र 79 स्वयंसेवकों के साथ 2400% नमक कर को हटाने के लिए जब आवाज उठाने के लिए चले थे, उस वक्त कस्तूरबा बाई ने भी लाठियां झेली थी और यह हुजूम जब 20,000 का बनकर 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ तब प्रत्येक भारतीय के अंदर आत्मनिर्भर होने का विश्वास जागृत हो गया था। वर्ष 1942 में दक्षिण अफ्रीका का अनुभव, टोल्स्टॉय से मिली शिक्षा, नेहरू, चितरंजन और पटेल जैसे भारतीयों के साथ से महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की वो आंधी लेकर आए थे जिसने ब्रिटिश हुकूमत को किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। क्लीमेंट एटली के साथ और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को भांपते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में आहत हुए जमुना दास जैसे पूंजीपति और भगत सिंह, आजाद और बोस की शैली से भारत को आज़ादी दिलाने का सपना देखने वाले क्रांतिकारियों को यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के माध्यम से ये कहते हुए आश्वस्त किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यदि किसी प्रकार की हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार स्वयं होगी। भारतीय आरंभ नहीं करेंगे, केवल अंत करेंगे। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वर्ष 1945 में गांधी जी का संविधान सभा का हिस्सा न होना इस बात का परिचायक है कि वो किसी भी प्रकार के पद, प्रतिष्ठा और पैसे से स्वयं को दूर रखना चाहते थे। मैंने या आज की पीढ़ी ने वर्ष 1948 में नारायण आप्टे की साजिश और गोडसे की गोली से गांधी को मरते नहीं देखा, किंतु आज जब विद्यार्थी को सोशल मीडिया की रील की दुनिया में चरित्र भ्रष्ट और समय नष्ट करते देखती हूँ, सर एलेक्स से बचपन खड़े होते देखती हूँ, समाचार पत्रों में नारी की अस्मिता को लुटते देखती हूँ, साइबर ठगी देखती हूँ, संविधान पर सवाल देखती हूँ, तिरंगे में लिपटे कफन को देखती हूँ,
उस वक्त खोजती हूँ उस गांधी को जिसने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, जिसने चरखे और लाठी के दम पर आज का आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और विकसित भारत का सपना जीतने की एक नींव भारत के अंदर डाल दी थी, जिसने सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और मतंगिनी हजरा जैसी महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़कर आज का नारी वंदन अधिनियम सुनिश्चित कर दिया था। गांधी जी के आलोचकों को एक बात कहना चाहूंगी कि जिस मनुष्य के ऊपर 80,000 से ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, 45 से अधिक फिल्में, 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, उनका अहिंसा का मंत्र और 3 बंदरों का संदेश कायरता और बुज़दिली का परिचायक नहीं है, बल्कि उनके मंत्र में विश्लेषण झलकता है कि अहिंसक वो है जो लड़ सकता है किंतु शस्त्र ना उठाए, जो बोल सकता है किंतु मौन को अपनाए, जो उग्र हो सकता है वह सहन शक्ति को अपना आभूषण बनाए, और जो व्यर्थ हो सकता है वह समय की सुई में बंध जाए। गांधी जी का करो या मरो का नारा यानी कि डू और डाई आज का AI और डाई बन चुका है। आज भारत को विकसित भारत बनना है तो आज की युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि स्वदेशी केवल वस्तुओं से नहीं होना बल्कि स्वयं का AI तंत्र भी विकसित करना होगा। रोबोट युग और हार्ड मास के शरीर के बीच हिलोरे लेती पृथ्वी का यही क्रंदन है और यही रुदन है कि उसे एक गांधी चाहिए। इस विकलांग श्रद्धा के दौर में गांधी जी को नमन करते हुए अंत में अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम देना चाहूंगी कि आज रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलीपींस को अहिंसा से एक समझौता चाहिए। लाल सागर, अरब सागर के चीखते उफान को फिर एक गांधी चाहिए। सूखती पनामा और विध्वंसक होते अमेज़न को फिर से एक दांडी मार्च चाहिए। आज इस पृथ्वी को प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रकृति की ओर लौटने वाला एक सविनय अवज्ञा चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।